स्क्रीन विजिबल है एक बार? यस सर। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4। बेसिकली पेटेंट एक्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि यही कंफर्म करता है कि कौन सा चीज़ पेटेंटेबल नहीं है। ठीक है। एक तो पेटेंटेबल का क्राइटेरिया था कि ये चीज़ फॉलो करेगा तो इस चीज़ को ये पेटेंटेबल होगा। लेकिन ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऐसा है जो कंफर्म करता है कोई भी सर्टेन चीज पेटेंटेबल होने के लायक है या नहीं है। तो मतलब क्या पेटेंट नहीं हो सकता है, ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंफर्म करता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी व्हाट इंडियन लॉ डज नॉट अलाउ। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन 3 एंड 4 स्पेसिफाई इन्वेंशंस दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर novelty or utility. These exclusions are designed to balance innovation with ethical, social and economic consideration. अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि specify invention that cannot be patented regardless of their novelty or utility. फर्क नहीं पड़ता है कि वो नोवेल हो या फिर उसकी यूटिलिटी हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इससे पेटेंट मिल जाएगा। इसमें एक और चीज को ग्राउंड को देखा जाता है कि वो एथिकली, मोरली, सोशली और इकोनॉमिकली कंसिडरेबल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, उस अप्रोच पे खड़ा उतरना चाहिए, तब जाके वो पेटेंटेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। तो इसमें पहला है फ्रिवलेस इन्वेंशन, दैट इज सेक्शन 3 है, जो कहता है कि इन्वेंशंस दैट लैक एनी यूटिलिटी और आर कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज। और इसका एग्जांपल हो गया, ए मशीन क्लेम्स टू गिव अ परपेचुअल मोशन वायलेट्स द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली कोई ऐसा इन्वेंशन बना दे जो नेचर के अगेंस्ट हो। नेचर के अगेंस्ट मतलब क्या कि कोई ऐसा जैसे इसी का एग्जांपल परपेचुअल मोशन का, कि एक बार अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को चला दिया, अब वो कंटिन्यूअस तो चलता ही रहेगा, उसमें एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। मतलब उसमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, और एक बार जब मैंने उसे इनिशियल पुश दे दिया, इनिशियल मोमेंटम उसमें आ गया, तो वो अपने इनर्शिया को वो कंटिन्यू करता चला जाएगा, मतलब उसका इनर्शिया कभी खत्म नहीं होगा। तो ये एक तरह से नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो गए, तो ये फ्रिवलस इन्वेंशन में आ जाएगा, और इस ग्राउंड पे उस सर्टेन इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला है इन्वेंशंस कॉन्ट्ररी टू पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ, दैट इज सेक्शन 3B, इन्वेंशन दैट कैन हार्म सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। तो इसमें मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है जो कि एरिया 51 का है। किसी को आइडिया है कि एरिया 51 क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, अगर नहीं सर आइडिया है तो ना वो बोल, नहीं बोले। यूएस का एक बेस है जहाँ पे क्लेम करते हैं कि वो लोग एलियंस की जो शिप है, मतलब उनकी जो स्पेसशिप होती है, उनको लेके आते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसी टाइप का है। एरिया 51 में केवल एलियंस नहीं और भी कुछ ऐसा वहाँ पे रिसर्च होता है जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट है, एथिकल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। वहाँ पे ह्यूमन क्लोनिंग और ह्यूमन लेवल पे, मतलब एक्चुअल इन्वेंशन का जो ऑब्जेक्ट है, रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट है, उसको ह्यूमन मतलब ह्यूमन पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ पे रिसर्च किया जाता है, और उसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है वो ह्यूमन ही रहता है। तो ये ऑलमोस्ट पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लगाया था ताकि ये थोड़ा सा इसे मैच कर रहा था। तो ऐसा अगर कुछ आता है, कोई ऐसा इन्वेंशन है जो कि एथिकल एथिकल ग्राउंड पे खरा ना उतरे, स्टैंड आउट ना हो, या पब्लिक मोरालिटी पे स्टैंड आउट ना हो, और इवन हेल्थ पे भी स्टैंड आउट ना हो, तो फिर वो पेटेंटेबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है प्रोसेस फॉर क्लोनिंग ह्यूमंस, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा कि ऐसा इन्वेंशन आता है तो। ठीक है। अगला है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन,
और इसमें है डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल फिनोमेना, दैट इज सेक्शन 3C। और इसमें कहता है क्या कि नियर डिस्कवरीज और साइंटिफिक प्रिंसिपल आर नॉट पेटेंटेबल। एग्जाम्पल, डिस्कवरिंग अ न्यू केमिकल एलिमेंट इज नॉट पेटेंटेबल, हाउएवर इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुड बी। अब देखो, अब हमारा अर्थ है। अर्थ पे हर दूसरे या तीसरे दिन या हर नए साल में कुछ नए एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने पेरियोडिक टेबल देखा होगा तो वो एक एक होता है लैंथानॉइड, एक होता है एक्टिनॉइड। वो जो एरिया जो छूटा हुआ है जिसमें अन अन अनियम अन अन बाई अनियम कुछ ऐसे करके जो बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, उसके बाद बहुत सारे बॉक्स छूटे रहते हैं। तो उसे इसी पर्पज से छोड़ा गया है कि अगर कुछ नया डिस्कवर होगा तो उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो हर कुछ महीनों पे या कुछ सालों पे एक एक नया ये केमिकल, एक नया एलिमेंट मिल जाता है और उसमें ऐड होता चला जाता है। नया मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे क्लेम कर दे, क्योंकि वो तो नेचर से हमें मिला है ना। फर्क नहीं पड़ता है कि वो नया है, लेकिन मेन मैटर ये करता है कि वो नेचर नेचर से हमें मिला है, ठीक है। तो उस पे हम पेटेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और नेचुरल फिनोमेना, तो अगर कोई ऐसा चीज मिल जाता है इन फ्यूचर में भी, कोई ऐसा नया केमिकल ही मिल जाता है, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगला है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एल्गोरिदम, जो कि मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एल्गोरिदम सेक्शन 3 के में कवर होता है, और इसमें है मैथमेटिकल मेथड्स, बिजनेस मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर पर से आर नॉट पेटेंटेबल अनलेस लिंक्ड टू अ टेक्निकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक बेसिकली है कि कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो ये हो गया कि हमारे दिमाग में कोई ऐसा ख्याली पुलाव आ रहा है कि मैं कुछ ऐसा बना दूं जो दुनिया बदल दे, ठीक है। कुछ ऐसा बना दूं जो बस इट विल गेटिंग चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ ऐसा बिटकॉइन टाइप का बना दे, कुछ क्रिप्टो टाइप का बना दे और उसको फिर पेटेंट करा दे। तो ये मेरे दिमाग में एक ख्याली पुलाव है, तो अगर मैं उसे चाह रहा हूँ पेटेंट कराना तो वो नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा एल्गोरिदम, तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसके एल्गोरिदम को लिखा जाता है, उससे भी पहले उसके फ्लो चार्ट को बनाया जाता है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उस एल्गोरिदम को भी हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन अब इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फेसबुक अपने में इतना एक ह्यूज जायंट है, गूगल अपने में ह्यूज जायंट है, तो क्या उसके पास पेटेंट नहीं है? ढेर सारे पेटेंट है। तो फिर उसने लिया कैसे पेटेंट? तो सिर्फ एक ही ग्राउंड यहाँ पे है इसमें, वो लाइन क्या कहता है कि अनलेस लिंक्ड टू अ टेक्निकल एप्लीकेशन। तो क्या होता है कि यही मैं कह रहा था कि यही एक लूप होल है, जिस लूप होल का यूज करके जनरली एल्गोरिदम्स पे या सॉफ्टवेयर्स पे पेटेंट इन्वेंटर जो है सो ले पाते हैं। नहीं तो और कोई ग्राउंड नहीं है जिसपे सॉफ्टवेयर का पेटेंट मिल पाता है। इसका एग्जांपल, अ जेनरिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट अ स्पेसिफिक टेक्निकल फंक्शन। तो कोई ऐसा टेक्निकल ग्राउंड हमें उससे रिलेट करना पड़ेगा, अगर वो रिलेट हो जाता है तो ज्यादा चांस रहता है कि हमें उस पे पेटेंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, सेक्शन 3 की, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉलेज दैट इज ऑलरेडी पब्लिकली नोन और पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब हमारे इंडियन कल्चर में हमारी दादी नानी, इवन हमारे जितने भी पूर्वज थे, किसी को भी खांसी होता था, बुखार होता था, तो सीधा बोलते थे घर में दूध हल्दी पियो, और तुरंत बस अगले दिन उसको उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। तो क्या उस दूध हल्दी पे हम पेटेंट ले पाएंगे? तो आंसर है नहीं। यही एक बार अटेम्प्ट किया गया था अमेरिका के साइड से, कि उसने दूध हल्दी पे पेटेंट लेने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन सिर्फ इसी ग्राउंड पे, ट्रेडिशनल नॉलेज सेक्शन 3 के ग्राउंड पे उसे पेटेंट नहीं दिया गया था। लेकिन अमेरिका यहाँ तक नहीं रुका, अभी उसके पास सिर्फ हल्दी पे, यानी कि सिर्फ टर्मरिक पे, यूएसए के पास मोर देन 300 से ज्यादा, ठीक है। अब तो काउंट बहुत ज्यादा हो गया होगा। अभी मैं ये को डेटा बता रहा हूँ। 2000
अ, कितना, शायद 7-8 का डेटा मैं बता रहा हूँ। उस वक्त उसके टर्मरिक के पास, टर्मरिक पे यूएस के पास 300 से ज्यादा पेटेंट। अभी कितना है मुझे भी आइडिया नहीं। तो वो उस ग्राउंड पे तो नहीं लिया, ट्रेडिशनल नॉलेज के ग्राउंड पे नहीं लिया, लेकिन और बहुत सारे चीजों पे सिर्फ टर्मरिक को लेके उसने बहुत सारे अलग अलग पेटेंट ले लिए। तो ये दिखाता है कि आप एक चीज, अगर आपको एक रास्ता बंद हो रहा है तो बहुत सारे रास्ते से, ये यूएस जनरली ऐसा करती है। इवन यहाँ के भी इन्वेंटर ऐसा करते हैं कि अगर उसे उस पे नहीं मिला है तो फिर वो दूसरा चीज रिसर्च करने लगते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा है तो मैं इस पे ट्राई करके देखता हूँ। और ऐसे ही कर करके यूएस ने बहुत सारा पेटेंट जमा किया टर्मरिक। लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी होगा, जो भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट में होगा कुछ ऐसा नॉलेज, अगर वो कुछ आता है तो, और अगर हम उसे पेटेंट कराना चाहते हैं तो वो सेक्शन 3P के रीजन के वजह से वो फिर पेटेंटेबल नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 3 हो गया। अब सेक्शन 4 में जितने भी क्रिटिकल चीजें हैं वो सारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। बीट न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन हो गया या न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, दोनों जो है सो ये जितने भी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, ये सब सेक्शन 4 में आते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन useful only for atomic energy as per the Atomic Energy Act 1962. This ensure state control over sensitive technology, example a process for enriching uranium। अब देखो, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक तो यूरेनियम बहुत ही ज्यादा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बहुत ही क्रिटिकल मटेरियल है। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, जरा सा भी अगर मिसमैनेज हो जाए तो ये बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ये रेडिएट करता रहता है, गामा वेव, अल्फा बीटा गामा वेव। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंट भी है। तो अगर किसी ऐसे आदमी के हाथ में चला चले जाए, सपोज कि अगर किसी टेररिस्ट के हाथ में चल जाए, तो ऐसा नॉन एथिकल पर्सन के हाथ में चला जाए, तो फिर ये हो सकता है कि वो उसका मिस यूज करे, और मास लेवल पे मिस यूज करे। यानी कि जो हम लेवल सोच रहे हैं कि इस लेवल पे डिजास्टर हो सकता है, एक नॉर्मल यूरेनियम, मतलब यूरेनियम तो नॉर्मल होता नहीं है, नॉर्मल लेवल पे जो डिजास्टर किया जा सकता है यूरेनियम से, उसको वो डिस्ट्रक्टिव माइंडेड पीपल उसको 10x या 100x या इवन 1000x टाइम बिगर करके सोचेगा कि इससे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कैसे किया जा सके। इस वजह से इसके पावर का एक्सप्लॉइट ना हो, तो इसीलिए स्टेट या इवन गवर्नमेंट इसे अपने कंट्रोल में रखी हुई है। ठीक है। और कुछ ऐसे चीज हैं जिस जो एटॉमिक एनर्जी में भी पेटेंटेबल है, और वो कैसे, वो हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। अगर इसमें होगा तो होगा, नहीं तो मैं फिर आगे उसे कवर कर दूंगा, फिर दूसरे सेक्शन में बता दूंगा। तो व्हाई आर दीज एक्सक्लूजन्स इम्पोर्टेंट? अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें एक है, ओनली फॉर एटॉमिक एनर्जी एज पर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो यहाँ पे ये एनर्जी एक्ट 1962 है, इसी में सारा कुछ मेंशन है कि कैसे उस चीज को यूज करना, यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट जैसे चाहे यूज कर लो। गवर्नमेंट भी उस एक्ट के हिसाब से ही उसे यूटिलाइज करती है, उसका यूज करती है। ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं, व्हाई आर दीज एक्सक्लूजन इम्पोर्टेंट। तो टू इंश्योर दैट पेटेंट्स आर ग्रांटेड ओनली फॉर जेन्युइन सोशली बेनिफिशियल इनोवेशन एंड टू प्रिवेंट मोनोपोलीज ऑन एसेंशियल रिसोर्सेज और अनएथिकल इन्वेंशन। मैं वही कह रहा था कि जो जेन्युइन और एक्चुअल में सोशली बेनिफिशियल है, मतलब पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ इसी को ग्रांट किया जाए। अदरवाइज अननेसेसरी चीज को, अनएथिकल चीज को, जो नॉन मोरल चीज है, उसे ग्रांट नहीं दिया जाए। नहीं तो उससे फिर क्या होगा
कि अभी तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है तो कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट बॉडी के पास जाती है या किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाती है तो वो इसका अपने अनुसार जो है सो इसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, को बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जो है सो इसे एक्सप्लॉइट कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया एग्जांपल ऑफ रिजेक्टेड पेटेंट्स इन इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज, द यूएस पेटेंट ऑफिस वंस ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर टर्मरिक हीलिंग प्रॉपर्टीज बट इट वाज लेटर रिवोक्ड एज इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये यहाँ पे इसका एग्जांपल है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एक बार यूएस ने अटेम्प्ट किया था लेकिन फिर इसे हटा दिया गया। एग्जांपल ऑफ रिजेक्टेड पेटेंट्स इन इंडिया, तो abstract idea था a claim for a generic mobile app to track steps without a unit technical function was rejected। अब सपोज कि मैंने कोई ऐप बनाया कि मैं कितने स्टेप्स चल रहा हूँ दिन भर में, इसे बस वो ट्रैक करे और उसका कोई यूनिक टेक्निकल फंक्शन ना हो, तो और मैं उसे चाहूँ कि उस पर मुझे पेटेंट मिल जाए, वो फिर नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर से देख लेते हैं एक फ्रिवलस इन्वेंशन। ये हाँ, रिजेक्टेड पेटेंट जो फ्रिवलेस इन्वेंशन, अगर कोई ऐसा परपेचुअल मोशन मशीन है जो एक बार अगर इस मशीन को भी देखेंगे तो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है ना कि एक बार अगर ये चल जाए तो ये फिर कभी बंद ही नहीं होगा। ऐसा मतलब लग रहा होगा। नॉर्मली एक साइकी होता है, समझ जाता है आदमी कि ये एक ऐसा मशीन है कि अगर इसे मैं एक बार मोमेंटम दे दूं तो ये अपने इनर्शिया को मतलब कंटिन्यू करेगा, इसकी इनर्शिया कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल भी एक्सर्ट हो रहा है, प्लस एयर का फ्रिक्शन भी है बहुत सारा इसमें। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग चीजों का फिर ऐड हो जाएगा, बहुत सारे इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये फ्रिवलेस इन्वेंशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला देख लेते हैं फोर हाइलाइट्स ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट। द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 includes several features that balance the right of inventor with needs of society. These provisions ensure fair practices while fostering innovation and industry। इसका वही मीनिंग है कि इसका बेसिकली सिर्फ एक पर्पस है कि सोसाइटी के नीड को फुलफिल करे एथिकली, मोरली, और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को और इन्वेंशन को बूस्ट करे। ठीक है। और ये सेशन आज का यही तक था, और की फीचर इसका जो है वो हम फिर दूसरे सेशन में देख लेंगे, या फिर देखता हूँ कैसे, अगर वो डीएनजी सर क्लास अगर कहीं आपका लें, दीप नारायण सर, तो फिर वो लेंगे, या फिर मैं ही इसे कंटिन्यू कर दूंगा। अब आप लोग सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो सब अपना वीडियो ऑन कर लें, एवरीवन। Excuse me, sir. There's a question. There's a query. पूछो। So in section 3C, like हम्म, you discussed like the mere discoveries of a scientific principle. So, like for example, if a chemical in nature is discovered, so it cannot be patented. So what if a medicine is created using that chemical, then that medicine will be patented or not? मेडिसिन और केमिकल में अंतर है। मेडिसिन एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। और Okay. हमारा पेटेंट एक्ट क्या कहता है कि आपको प्रोडक्ट पे पेटेंट मिलेगा, इवन अब प्रोसेस पे भी पेटेंट मिलेगा। वो ये नहीं कह रहा है कि किसी एलिमेंटल चीज पे आपको पेटेंट मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कोई नेचुरल फेनोमेना या डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये कोई भी चीज अगर मिल रहा है तो वो क्या है वो। अगर कार्बन कंपाउंड हम अगर बना रहे हैं तो कार्बन So, कंपाउंड तो एक, हाँ हाँ, uh, no, sir, it's clear now. हाँ, तो
एक For एक ही example, वस्तु। the chemical which will be discovered, that won't fall in the patable thing. हाँ, अगर कोई नया केमिकल मिलता है, कोई भी नया केमिकल एलिमेंट मिलता है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा पेटेंट। हमें देखो, हमें इस पे नहीं ध्यान But देना है if कि we क्या। use that chemical to make certain products, then that यस, product will fall for the patent. Okay, so thank you, sir. यस, This was the query. हाँ, क्योंकि सिंपल है, उसमें एक चीज क्लियरली मेंशन है कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट आर पेटेंटेबल। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बस तीन: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल फेनोमेना कैन बी पेटेंटेबल। क्या ऐसा मेंशन है सेक्शन 2 में? अभी No, तक sir. जितना मैंने पढ़ा है। बस उसमें क्लियर है, उसमें कहीं कंफ्यूजन। देखो, अ, मैं कैसे इसका एग्जांपल दूं? हाँ, ठीक है। बाइबल है ना, बाइबल क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल है हम लोगों का। अगर हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों का गीता हो सकता है, किसी का कुरान हो सकता है। तो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज फॉलो किया जाता है उसमें, मतलब अपना क्या बोले, उसमें इफ एंड बट उसमें नहीं लगाया जाता है। तभी उसको एक्ट बोला जाता है कि जो है उसको एज इट इज फॉलो करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो उसको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है। जो चीज मेंशन नहीं है मतलब वो नहीं है, और जो चीज मेंशन है मतलब वो है। ठीक है, इसीलिए उसको एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बोलो या लॉ बोला जाता है। लॉ मतलब है। ठीक है, लॉ मतलब लॉ, एज एज सिंपल एज दैट। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन किसी और को? एनीवन? नो सर। रोटी शहद? नो सर। No, sir. ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। और फिर अगला सेशन हम लोग देख लेंगे क्या डिस्कस होगा इसके बाद। आई गेस देख लेता हूँ, मैं बता दूंगा ग्रुप में क्या होता है। या एक सेकंड में जस्ट होल्ड करो, मैं मैम से पूछ लेता हूँ क्या सेशन लेंगे। हाँ, हाँ, बोले कि ये क्लास तो अभी ले लिया है। बोले कि वो जो कल बोले थे कि ऑनलाइन वाला फाइलिंग वाला, वो अभी 10 मिनट बताइए क्या? हाँ, चल रहा है। हाँ, लिंक है ना, शेयर कर पाएंगे। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, बस हो गया। हाँ, हाँ, मतलब बस। ठीक है, ठीक। ठीक है, लगता है मैम 5 मिनट लगेगा मैम को। शायद हो सकता है मैम आ जाए, बोली तो है, मैं देखती हूँ। तो हम वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। क्लास ओवर हो गया आप लोग का? यस मैम, आज का जो सेशन था ओके। वो। ओके प्रतीक, हाउ कैन यू गिव मी द कंट्रोल, मतलब मुझे दिखाना है ई फाइलिंग कैसे करते हैं। यस मैम, अब बस स्क्रीन शेयर कीजिए, हो जाएगा।
स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना। यस, शेयर और स्क्रीन। शेयर। हाँ हाँ, ये इट्स विजिबल नाउ। स्क्रीन तो खुला ही है, नहीं फाइलिंग। स्क्रीन क्या आप लोग देख पा रहे हैं अभी भी? यस मैम, विजिबल है। नहीं मतलब कौन सा पेज दिख रहा है? ये वाला जिसमें सारा है पेज, पब्लिक सर्च स्टेटस ही रजिस्टर्ड डायनामिक यूटिलिटी, ये वाला कुछ दिया हुआ है। नहीं, I want to share this page. हाँ, ये आ गया। आया? ऑनलाइन ये फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स। हाँ हाँ। See guys, what we have to do whenever we have to do a new filing, तो हम ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म 1 ये आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ये क्लिक करते हैं और नॉर्मल ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के लिए, अदरवाइज इफ इट इज एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन एंड वी वांट टू एंटर इंडिया एज द फॉर द नेशनल फेज फाइलिंग, दिस इज पीसीटी रूट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी नेशनल फेज, देन वी विल क्लिक दिस वन। अदरवाइज ऑर्डिनरी फाइलिंग के लिए हम इसे करते हैं टू ई फाइलिंग। ये आपको सारा कुछ ये सब भरना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड चेन्नई, 4 ज्यूरिसडिक्शन है। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वेदर इट इज अ कन्वेंशनल एप्लीकेशन, ये सब भी आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि कन्वेंशनल क्या होता है। जो पेरिस कन्वेंशन में जो कंट्री साइन किए सिग्नेटरी है, उन कंट्री में से अगर कोई कंट्री में एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है और उसको फिर इंडिया में आना है, तो कन्वेंशनल एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। अदरवाइज ऑर्डिनरी अगर एप्लीकेशन है, सिंपली अगर फर्स्ट फाइलिंग इन इंडिया हो रहा है, देन वी विल क्लिक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। देन देयर इज पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन। और ये डिविजनल और एडिशन क्या है? डिविजनल एप्लीकेशन वो होता है जब व्हेन देयर आर यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है क्लेम्स में। मतलब अगर आपको क्लेम्स जो है देख करके कंट्रोलर को लग रहा है कि ये 2 अलग इन्वेंशन हो सकता है, तो उसके लिए वो या तो वो भी प्रपोज कर सकता है एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन टू फाइल ए डिविजनल एप्लीकेशन, या फिर खुद भी जो है इन्वेंटर खुद से ही अपना कुछ क्लेम्स को डिलीट करके और डिविजनल एप्लीकेशन के थ्रू उसको फाइल कर सकता है। पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है आपके कोई एप्लीकेशन में सेक्शन 54 के अंतर्गत, देन वी गो फॉर पेटेंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज हम ऑर्डिनरी मैम, एप्लीकेशन अभी, हाँ बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन टाइप्स दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिखा ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। अच्छा, ये जब मैंने क्लिक किया ये नहीं दिख रहा है सिलेक्ट में से कुछ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो आपको अच्छा एक एक क्लिक करके दिखाना पड़ेगा अच्छा तब अच्छा जाके। अच्छा अच्छा, देखो ये चाहे कन्वेंशनल होगा, दिख रहा है अभी, यस मैम, यस मैम, इट्स विजुअल नाउ। या फिर ऑर्डिनरी, सपोज ऑर्डिनरी कर दिया। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, आई थिंक प्रतीक पढ़ाया होगा कि 2 तरह का स्पेसिफिकेशन होता है यस मैम, पढ़ा है प्रोविजनल। ना? प्रोविजनल होता है अगर आपका इन्वेंशन कंप्लीट नहीं है, अभी रिसर्च वर्क जारी है एंड यू थिंक कि यू शुड प्रोटेक्ट द डेट एटलीस्ट, or and you also feel that within 12 months we will be able to generate enough data to file the complete application with the claims, तब हम लोग प्रोविजनल फाइल करके डेट सिक्योर कर लेते हैं और विद इन 12 मंथ्स जो है फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं। प्रोविजनल जो होता है इसके अंदर में कोई क्लेम्स नहीं होता है, बस एक
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहता है एप्लीकेशन का, और जो कंप्लीट होता है, और प्रोविजनल पे कोई एग्जामिनेशन भी नहीं होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन तक जाना है देन यू हैव टू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद ये वाले पेज में हमको ये सारा जानकारी भी देना पड़ता है कि आपके जो इन्वेंशन, आपको जो ड्राफ्टिंग हुआ है उसमें स्पेसिफिकेशन में कितने पेजेस हैं। ये पेज दिख रहा है ना आप लोग को? यस मैम, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ क्लेम्स। पेजेस, यस। फिर क्लेम्स का पेजेस कितना है। क्लेम्स हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होता है। अगर आप ड्राफ्टिंग देखोगे 2-4 या करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि न्यू पेज से क्लेम स्टार्ट होता है। तो क्लेम्स कितना पेजेस तक जा रहा है, 2 पेज में क्लेम खत्म हो रहा है या 3 पेज में, वो नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ क्लेम्स, कितना क्लेम्स है। फर्स्ट 10 क्लेम्स तक का फीस नहीं है, इंक्लूडेड है, मतलब जो फाइलिंग फीस है उसी में। अगर उस 10 से ज्यादा होता है देन पर क्लेम 1600 ऐसे करके कुछ फीस है, ऑफिशियल फीस। फिर एब्स्ट्रैक्ट, वो नंबर ऑफ पेजेस। फिर ड्राइंग्स कितना है और कितने पेजेस में हो रहा है। कभी कभी एक पेज में 2 ड्राइंग हो रहा है, या कभी कभी सारे ही ड्राइंग्स अलग अलग शीट्स में है, तो वो बताना होता है। और सीक्वेंस लिस्टिंग, अगर कोई उस तरह का इन्वेंशन है तो वो भी मेंशन यहाँ पर करना पड़ता है, उसका सीक्वेंस लिस्टिंग का कितना नंबर ऑफ पेजेस हो रहा है। फिर प्रायोरिटीज कितना है। अब प्रायोरिटीज क्या हो रहा है, मान लो इंडिया में जब फाइल किया उसके पहले वो ऑलरेडी 2 कंट्री में फाइल कर चुका है, चाइना में भी कर चुका है, यूएस में भी कर चुका है, तो 2 प्रायोरिटी, यहाँ पे 2 लिखेंगे नंबर ऑफ प्रायोरिटीज में। अगर एक ही प्रायोरिटीज है, कोई एक कंट्री में किया हुआ है और सेकंड है, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे टाइटल ऑफ इन्वेंशन, एड्रेस फॉर सर्विस, सपोज तेजस्वी आईपी के थ्रू फाइल हो रहा है तो हमारा यहाँ ऑफिस का एड्रेस रहेगा, ये सब चीज यहाँ पर रहता है। ये सारा डिटेल्स रहेगा। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो है ड्राफ्टिंग से उठा के यहाँ पेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन, क्लेम, सारे कुछ। फिर एप्लीकेंट्स, यहाँ पर ऐड एप्लीकेंट्स करेंगे। तो फिर ये क्या कह रहा है, सेव करना होगा, इसमें भरना होगा सब कुछ। प्लीज सिलेक्ट स्टेट बिफोर एडिंग एप्लीकेंट। तो इस तरह से यू कैन गो फॉर। इसके अलावा क्या है, व्हाट आर द फॉर्म्स नेसेसरी, वो मैं बता देती हूँ। फॉर्म 2, ये क्या है, फॉर्म 2 क्या है, ये तो फॉर्म 1 हो गया जो एप्लीकेशन है। इसके बाद फॉर्म 2 है आपका, बताओ प्रतीक, फॉर्म 2 क्या है। ग्रांट ऑफ पेटेंट। फॉर्म 2 है जिसमें ये टाइटल। रहता है, टाइटल। टाइटल रहेगा, एप्लीकेंट का नाम रहेगा, और एड्रेस रहेगा। इतना ही चीज रहता है। और एक लाइन लिखा रहता है कि वेदर इट इज अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और इट इज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये रहता है। इसके अलावा जब एट द टाइम ऑफ फाइलिंग कौन कौन सा फॉर्म आ रहा है वो आप लोग देख लो। ये फॉर्म 1 हो गया एप्लीकेशन, फॉर्म 2 हो गया जो कि जस्ट स्पेसिफिकेशन से पहला रहता है पेज, मतलब स्पेसिफिकेशन के ही नंबर ऑफ पेजेस में ये भी काउंट होता है फॉर्म 2। इसके बाद फॉर्म 3, फॉर्म 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है फॉर्म 3, देखो नीचे लिख रहा है ना, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 8। अंडर सेक्शन 8 में क्या है, 2 सब सेक्शन है, 1 एंड 2। तो सेक्शन 8 का 1 क्लॉज जो है वो क्या कहता है कि आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस को ये बताना है कि आपके अलावा, मतलब कि इंडिया के अलावा सेम एप्लीकेशन, मतलब और कहाँ कहाँ फाइल हुआ है। तो जैसे कि अगर हम प्रायोरिटी से आ रहे हैं तो ऑलरेडी 2 कंट्री में या एक कंट्री जितना प्रायर एप्लीकेशन है वो है फाइल, है ना। कोरिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस, मतलब उसका डिटेल्स हमको देना है कि उसका स्टेटस क्या है, उसका डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, किस कंट्री में फाइल हुआ है। ये सारा चीज टाइम टू टाइम हमको इंडियन पेटेंट ऑफिस को अपडेट करना पड़ता है, दैट इज सेक्शन 8(1). इसके अलावा सेक्शन 8(2) ये होता है कि जिसमें कि जो डिटेल्स है, इसमें तो सिर्फ इतना बता देते हैं कि डेट क्या है और कौन सा कंट्री है और स्टेटस क्या है, ग्रांटेड है या अंडर एग्जामिनेशन है या पब्लिश्ड है, व्हाटएवर इज द स्टेटस, बस इतना एक टेबल होता है फॉर्म 3 का, वो डालना होता है। और 8(2) का जो सब क्लॉज है उसमें ये बताना पड़ता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है कोरिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन में भी तो वो क्या है, उसका पूरा डिटेल्स, मतलब वो सब सबमिट करना पड़ता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम लोग कहाँ थे, हाँ, ये फॉर्म 3 हो गया। इसके अलावा हम लोग कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म 5 करेंगे। फॉर्म 4 क्या होता है मैं बता दे रही हूँ, फॉर्म 4 या नहीं करेंगे। फॉर्म 4 सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, तो ये नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे। ये फॉर्म्स का लिस्ट आपको दिख रहा है,
नहीं नहीं मैम, नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा जिसमें हम क्लिक करते हैं वही दिखता है। अच्छा ठीक है, तो फॉर्म 3 इज अंडरस्टूड बाय ऑल। सो नाउ वील गो फॉर फॉर्म 5। आप ये देख रहे हैं हम लोग कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन व्हाट ऑल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। ये सब फॉर्म्स जो है ना, प्रत्येक फॉर्म्स का फॉर्मेट जो है ना वो दिखा देना तुम। अभी मैं तो सिर्फ ये वेबसाइट के थ्रू दिखा रही हूँ, आप वो भी दिखा देना प्रेजेंटेशन फॉर्म्स कैसा दिखता है, मतलब क्या क्या रहेगा फॉर्म्स में, ठीक है। बना हुआ है मैम, एक बना पीपीटी हुआ बना है ना, हुआ है। तो यू शो दैट लेटर ऑन। अभी क्या है फॉर्म 5 में, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्या देखो नीचे लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप अंडर सब रूल 6 ऑफ रूल 13। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप का क्या मतलब है, देखो एक तो पहले ये सेक्शन 6 अगर पढ़ाया होगा प्रत्येक, तो वो है कि हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई का मतलब कि पेटेंट कौन फाइल कर सकता है। ये हैव यू टेकन दिस सेक्शन प्रतीक, हैव यू कवर्ड दिस सेक्शन? नो मैम, अच्छा, अभी तो नहीं। सो this section says section 6 ki who can apply for a patent. So by general knowledge you can say that three types of people can apply for a patent. First is ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसका ये मतलब है कि जिस पर्सन ने इन्वेंट किया, जिसका इन्वेंशन है, उसको तो पूरा राइट है ना कि वो तो फाइल कर ही सकता है। दूसरा दूसरा कौन फाइल कर सकता है? दूसरा वो फाइल कर सकता है जो कि अजाइनी है। अजाइनी है मतलब एप्लीकेंट कोई और होता है, जैसे कि सपोज सीएसआईआर एक इंस्टीट्यूशन है और उसके अंतर्गत कोई साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया, तो साइंटिस्ट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, बट ही इज नॉट द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो है वो सीएसआईआर है, मतलब राइट सारा उसका ओन करेगा सीएसआईआर, लेकिन इन्वेंटर ये साइंटिस्ट जो भी एक्स वाई जेड वो रहेगा। सो तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है? सीएसआईआर इज अप्लाइंग। तो दो टाइप ऑफ पर्सन हो गए, एक ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, दूसरा द एप्लीकेंट या अजाइनी। और तीसरा कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये जो लीगल क्या कहते हैं उसको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हु, मतलब जस्ट बिफोर बीइंग डिसीज्ड ही वाज एलिजिबल टू फाइल द एप्लीकेशन। तो वो करने ही वाला था, उसके पहले कुछ हो गया उसके साथ, तो उसका जो लीगल एयर हो, जैसे भी प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होता है, किसी को हाउस है ये है अपना लीगल एयर को, उसी तरह से उसका जो सन या डॉटर या जो भी लीगल एयर है वो ही और शी कैन आल्सो अप्लाई फॉर अ पेटेंट ऑन हिज पेरेंट्स बिहाफ। तो तीन तरह के पर्सन अप्लाई करते हैं। अब क्या है ये फॉर्म 5 क्या होता है? इसमें डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, इसमें बोलता है कि मतलब कि एप्लीकेंट ऊपर में जब फॉर्म्स दिखाएगा प्रतीक तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा। उसमें एप्लीकेंट ये बोलता है कि ये जो इन्वेंशन है, मैं एप्लीकेंट ये बता रहा हूँ कि फॉर दिस इन्वेंशन फॉलोइंग आर द इन्वेंटर्स करके नीचे सबका इन्वेंटर्स का नाम रहता है। वो दिस इज द फॉर्म 5, वो डिक्लेयर करता है। जैसे फॉर्म 1 में किसका साइन रहता है? फॉर्म 1 का अगर फॉर्मेट देखोगे तो उसमें सारे इन्वेंटर्स का नाम रहता है और साइन वहां पर रहता है। और एप्लीकेंट का जो है ये रहता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कौन देता है? पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन बाय whom? इन्वेंटर। नो, by the applicant. Power of सॉरी। attorney is given by the applicant. At the first instance, whenever we are filing an application, तो हमें दो टाइप का सिग्नेचर का जरूरत होता है। एक फॉर्म 1 जिसमें हमें सारे इन्वेंटर्स का साइन रहता है, और एक दूसरा पीओए जो फॉर्म 26 भी जिसको कहते हैं, जिसमें एप्लीकेंट का साइन रहता है। ये दो डॉक्यूमेंट जब हमको मिल जाता है, देन वी whoever is the patent agent who has been given the authorization is eligible to sign on all other forms। जैसे ये फॉर्म 5 हुआ, इस पे भी हमारा साइन चल जाता है। फॉर्म 1 में भी लास्ट में हमारा साइन चलता है। जो ड्राफ्टिंग है फॉर्म 2 क्लेम्स के नीचे, देन ऑल्सो वी कैन ऑल्सो साइन। तब एप्लीकेंट का बस दो पेपर में ही हमें जरूरत होता है। देन वी हैव अनदर फॉर्म विच इज फॉर्म 5 हो गया। हम कहाँ थे? यहाँ। हेलो। फॉर्म 5 के बाद ठीक है। अच्छा फॉर्म 8। फॉर्म 8 क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज नॉट एसेंशियल। कभी कभी क्या होता है ना
कि इन्वेंटर को लगता है कि सब कुछ तो मैंने किया बट सर्टिफिकेट पे मेरा नाम नहीं आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेंट होगा उसी के पास राइट्स है, तो हमेशा सर्टिफिकेट पे जो है ना एप्लीकेंट का नाम होता है। कौन सा सर्टिफिकेट? जब ग्रांट होगा, जो पेटेंट सर्टिफिकेट है, उस पे एप्लीकेंट का ही नाम होता है। तो जब वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, सपोज इन्वेंटर ही फाइल किया, तब तो उसको टेंशन नहीं है क्योंकि वो खुद ही एप्लीकेंट भी है, खुद ही इन्वेंटर, तो उसका नाम तो आ ही रहा है। बट इन दैट केस, जो मैंने एग्जांपल दिया था सीएसआईआर का साइंटिस्ट का, उस केस में क्या है ना कि सर्टिफिकेट के ऊपर एप्लीकेंट का नाम आएगा सीएसआईआर, इन्वेंटर बेचारा बोलेगा मेरा तो नाम नहीं दिख, तो इसीलिए फॉर्म 8 है जिसमें कि उसका नाम ही है मेंशन ऑफ, इसको मैं फॉर्म 8 अभी क्लिक नहीं की हूँ, शायद इसका नहीं दिखता है। फॉर्म 5 हो गया, फॉर्म 8 ये मैं क्लिक करती हूँ। हाँ देखो, आप पढ़ पा रहे हैं, मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन अ पेटेंट। तो कभी कोई रिक्वेस्ट करता है ना कि हमको चाहिए अपना नाम भी, तो हम लोग फॉर्म 8 भी फाइल कर देते हैं उस टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि जब सर्टिफिकेट आएगा तो उस पे इन्वेंटर का भी नाम सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा, अगर वो ये फॉर्म फाइल किया हुआ है तो, नहीं तो इस पे सिर्फ एप्लीकेंट का आता है। इसके अलावा फॉर्म 8 हो, देख रहे हो आप कितना सारा फॉर्म्स तैयार करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। इसके अलावा एक फॉर्म 9 है। अब फॉर्म 9 क्या है, इसका नाम देखो, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 11A एंड 24A। ये है कि ऑटोमेटिक जो है एप्लीकेशन पब्लिश होता है, 18 मंथ पब्लिकेशन कहते थे उसको। लेकिन क्या है कि आजकल किसी को सब्र नहीं, इतना वेट नहीं है, लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो सबको अर्ली पब्लिकेशन का जरूरत, पब्लिकेशन अर्ली होगा तभी अर्ली एग्जामिनेशन भी होगा। तो इसके लिए फॉर्म 9 एक होता है, वो फाइल करते हैं। इन सब के साथ फीस भी जाता है। तो जब ये फाइल करते हैं तो आपका जो है क्यू से अलावा भी टाइम से जल्दी 1 महीना के अंदर तब पब्लिकेशन हो जाता है। पब्लिकेशन कहाँ होता है? ये आप इंडियन पेटेंट ऑफिस का जर्नल्स आता है जो हर फ्राइडे पब्लिश होता है, उसमें आता है। तो देन यू कैन गेट योर एप्लीकेशन पब्लिश। फॉर्म 9 हो गया। अब फॉर्म 9 के साथ हम लोग और क्या सजेस्ट करते हैं कि फाइल फॉर्म 18 ऑल्सो। फॉर्म 18 क्या है? फॉर्म 18 क्या है बता दो? लिखा हुआ है देखो, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आफ्टर 18 मंथ पब्लिकेशन। जब ये पब्लिकेशन होगा ना तभी एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन कब होगा? एग्जामिन खुद नहीं करेगा कंट्रोलर या पेटेंट ऑफिस, खुद से कोई एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं करेगा जब तक उसको रिक्वेस्ट नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए एक फॉर्म 18 होता है जो हम लोग फाइल करते हैं अलॉन्ग विथ ऑफिशियल फीस, सबका अलग है। तो जब ये तब क्यू से तब भी आता है कि किसका पहले आरएफई आया है, सबका एक आरक्यू नंबर जनरेट होता है, उसके हिसाब से कंट्रोलर लोग एग्जामिन करता है। कंट्रोलर अपने एग्जामिनर को फाइल देगा, बोलेगा इसको एग्जामिन करके लाओ, वो उस पर ढेर सारा ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, फिर वो कंट्रोलर को देगा, फिर कंट्रोलर एक एफईआर इशू करेगा। एंड व्हाट इज दैट एफईआर? एफईआर का मतलब है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ऑब्जेक्शंस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फॉर्मल, हर तरह का रहेगा, जिसमें कि आपको उसको कंप्लाई करना होगा विद इन 6 मंथ्स। पहले 12 मंथ्स का टाइम था, अभी 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो उसमें सारे जो भी अगर फॉर्मल कुछ त्रुटि है, कोई फॉर्म नहीं सही से है, कुछ पावर जो भी है, तो वो आप बोलेगा देने। प्लस जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपका जो इन्वेंशन है उसके रिगार्डिंग इन्वेंटिव स्टेप और नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप और सेक्शन 3, इनके ये टेक्निकल ग्राउंड से जिनके अगेंस्ट जो है ऑब्जेक्शंस रेज्ड होता है। तो फिर वो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइट कर सकता है कंट्रोलर की, ये यूएस का एक पेटेंट है, इसमें तो सब चीज बता ही रहा है, फिर आपका इन्वेंशन नॉवेल कैसे है, ये इसमें ये। अच्छा, नॉवेल्टी और इन्वेंटिवनेस को समझने के लिए क्या है, नॉवेल्टी को मारने के लिए ओनली वन डॉक्यूमेंट इज इनफ। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आपका सारा फीचर आपके इन्वेंशन का उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन योर इन्वेंशन इज नॉट नॉवेल। लेकिन इन्वेंटिव स्टेप को प्रूफ करने के लिए देर आर मोर देन वन साइटेशन। D1 में बता रहा है कि कोई एक फीचर आपके इन्वेंशन का है, D2 में बता रहा है कोई एक फीचर आपके इन्वेंशन का है। और फिर कंट्रोलर लिखेगा कि फॉर अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट इट इज वेरी easy for the person skilled in art to reach your invention if he goes through the citations of D1 and D2. तो then that means it becomes obvious on studying D1 and D2 a person skilled in art। यहाँ पे person skilled in art कौन है? अगर फार्मेसी का इन्वेंशन है तो कोई और फार्मासिस्ट जो है जिसका भी वही सब काम है, तो वो पर्सन स्किल्ड इन आर्ट हो गया जो सेम फील्ड से रिलेटेड है। तो वो अगर दो तीन डॉक्यूमेंट दो यूएस का पढ़ लिया या इंडिया का जो भी है, तो अगर वो साइटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया, तो ये तो हमको उस समय क्या प्रूफ करना होता है कि हमको डिफरेंस अच्छे से निकालना पड़ता है, टेक्निकल डिफरेंस
हम लोग टेबल बनाते हैं, हम लोग उसमें रिस्पॉन्स फाइल करते हैं, सबमिशन देते हैं कि जो है ये फीचर इस तरह से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये डिफरेंट है, और एनी पर्सन स्किल्ड इन आर्ट वो पढ़ने के बावजूद भी वो उसका मोटिवेशन नहीं होगा कि वो इस इन्वेंशन तक पहुंच सके। इस चीज को कन्विंस, इसके बाद हम लोग इसका सबमिशन देते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू दी एफईआर। नाउ अगर वो कंट्रोलर इफ ही इज सेटिस्फाइड विथ योर सबमिशंस देन ही विल ग्रांट यू द पेटेंट। सपोज उसको फिर भी नहीं चैन है, वो बोलेगा नहीं ये तो हमको अभी भी एक जैसा ही लग रहा था, देन ही विल ऑफर है ओरल हियरिंग। और ये वाला रिक्वेस्ट हम लोग अपने रिस्पॉन्स में लास्ट पैराग्राफ में लिख देते हैं प्रेयर की तरह कि जो है अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो प्लीज ऑफर एन हियरिंग बिफोर टेकिंग एनी, मतलब ऐसा कोई ये लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप एक बार हमें हियरिंग ऑफर करें। फिर वो हियरिंग के टाइम में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप कंट्रोलर के साथ ओरल हियरिंग लेते हो, आप उनको तब समझाते हो हर पॉइंट, हर डायग्राम के साथ स्पेसिफिकेशन को समझाते हो कि सर यहाँ मेरा डिफरेंट है, ये इस तरह से नहीं हो रहा है, ये दिस दैट। एंड देन वो अगर कन्विंस्ड है देन यू गिव द रिटन सबमिशन विद इन 15 days ऑफ द हियरिंग, एंड देन द डिसीजन इज एट द हैंड्स ऑफ द कंट्रोलर। तो ये हो गया फॉर्म 18। अब मैं आपको बताती हूँ इसके सिवा कितने सारे फॉर्म्स आपने देख लिया, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इतने फॉर्म्स का जरूरत है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कौन सा, दिस वन। This is the form 26 which is also called as form of authorization of patent, जिसको मैं जब से पीओए कह रहे थे कि पीओए पे साइन रहेगा एप्लीकेंट का। तो पीओए वो होता है जिसमें वो अगर हमें पावर ही नहीं देगा, ऑथराइजेशन नहीं देगा, तो आप लोग सब लीगल प्रैक्टिस में आपको पता ही है, जब हमें कोई पावर नहीं देगा हम किसके बिहाफ में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर हमें कोई भी अप्रोच करता है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइल अ पेटेंट इन इंडिया, देन वी प्रिपेयर अ पीओए एंड वी प्रिपेयर फॉर्म 1। आप इन्वेंटर एप्लीकेंट का डिटेल्स दीजिए, हम लोग डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, एंड दे साइन एंड गिव अस बैक, एंड देन वी गो फॉर फाइलिंग एक्सेट्रा। तो ये सब कितने सारे फॉर्म्स हो गए आप काउंट कर लीजिए जो हमें रिक्वायरमेंट है। आई होप इट इज, और कोई फॉर्म का जरूरत इस टाइम पर नहीं है, ये सब डिफरेंट रिलेटेड फॉर्म्स है। हाँ, अगर आपका ये है फॉर्म 28, एक और चीज है बता दे रहा है, फॉर्म 20 यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे, फॉर्म 28 भी है जिसमें अगर स्मॉल एंटिटी है, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, इसका डिटेल्स लिख नहीं रहा है, तो वो इसके लिए फॉर्म 28 हम लोग को साथ में देना पड़ता है, क्योंकि उसका फीस अलग है। तो पेटेंट ऑफिस को प्रूफ चाहिए कि आपका फॉर्म 28 का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दीज आर द फॉर्म्स, एंड कोई है या सब चला गया, तो शांति है। नहीं मैम है। We all are listening. Okay. So now I will stop here, and if you have any query regarding this, what I just now I went through, तो बताइए मुझे please. Interns, is it clear? Yes, ma'am, very much. Yes, ma'am. अंजलि, श्रुति, सुरभि, Yes, ma'am. तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत फास्ट बताया, बट एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि फाइलिंग के टाइम किस तरह से हम लोग कैसे एक्चुअली करते हैं फाइलिंग। So the total number of forms at the time of filing is form 1, 2, 3, 5, 9, 8 and 9, and 26 and 28. Yes, very good. 28 if it is a small entity, otherwise 28 is not required. 26, yes, very good, 26 is ma'am. the power of authorization, Yes. and one is that two inventors and name and address. Yes. Two is the whatever claim. Provisional or complete, what kind of Specification. specification it is, yes. So Three is the basically we country. require power of attorney and form 1 executed by the inventors and the applicant. Rest of the forms we are eligible as a power when we are given to the agent themselves. Okay. So next class, ma'am, you please also mention the fees of all the forms. Then Yeah, that Pratik can also handle, I think. whatever. So if it is then it required, will be I'm sure the form practical is- application will be there, like we will remember Correct. practically. So those who are interested in examination, patent agent and trademark examination, so it will be beneficial. Not, this is not trademark, but the interns which are law interns, I think they can give the trademark agent exam if they wish. That is also scheduled in January. And for the 10th January. patent agent candidates,
it is good to have practical knowledge also, because just reading the act is sometimes very cumbersome. So it will help you when you have practical experience also. So over to you, Pratik. थैंक यू मैम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में और जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे इसके आगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आप लोगों का ट्रेडमार्क का क्लास होगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए लास्ट में। अभी मैम है, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन? श्रुति, अंजलि, सुरभि? No, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। Thank Thank you, you, Pratik. everyone. Good session. Bye bye.